सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सुबह से करीब 6 बजे का उठा हूँ, लगातार बहुत गहमा गहमी, लंबे शूट, खास शूट। इस शूट के बारे में आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। लेकिन भाग दौड़ के बीच में, और शुक्र ये है कि 2 दिन से मुंबई में जो बारिश हो रही थी, आज थोड़ा मौसम ठीक था, तो बारिश न होने की वजह से बहुत सारे काम हो गए और इस वक्त कहानी भी आप तक हाजिर है। मुंबई में काफ़ी गहमा गहमी 2-3 वजह से। एक, दीपिका पादुकोण गोवा में, मुंबई कब आएंगी, एनसीबी के सामने कब हाजिर होंगी, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान ये कब आएंगी, क्या होगा। और सबसे ज़्यादा सवाल जिसको लेके बहुत सारे लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का क्या होगा जब वो एनसीबी के सामने जाएंगी। तो क्या गिरफ्तार होंगी या छोड़ दिया जाएगा, क्या केस बनेगा, कितना केस मजबूत है भी कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मुझे लगा कि कुछ एक्सपर्ट से बात करूं, खासतौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चूँकि ये मामला है, तो नारकोटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर, वकील, उनके ज़रिए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी आपको दूँ। एफआईआर दर्ज होती है, हम आप सब जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एनसीबी कभी एफआईआर दर्ज नहीं करती, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन एनसीबी जो है वो सिर्फ कंप्लेंट दर्ज करती है, शिकायत। और उसी शिकायत के आधार पर पूरी तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, मामला कोर्ट में जाता है और फिर बाकी की चीजें होती है। इस पूरे मामले में ऐसे 2 कंप्लेंट दर्ज है एनसीबी के पास। एक का नंबर है 15/2020 और दूसरे का है 16/2020, 15/2020, 16/2020। अब ये दोनों हैं क्या और इसका दोनों में फर्क क्या है, दीपिका से इसका क्या लेना देना है। ईडी ने जब पहली बार अपनी जांच की शुरुआत की और रिया चक्रवर्ती के मोबाइल के क्लोन लिए, डेटा खंगाला, तो उसमें ड्रग्स चैट की बातें सामने आई व्हाट्सएप पे। ये हम सब जानते हैं। उसमें लेके ड्रग पैडलर से बात हो रही थी, बाकी सारी चीजें बात हो रही थी। तो उसी चैट को देखते हुए ईडी ने यह मामला एनसीबी को दे दिया, क्योंकि ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मामला आता था। और एनसीबी ने इसी कंप्लेंट को आधार बनाकर अपनी तफ्तीश शुरू की। इस कंप्लेंट में बाकायदा नामजद कुछ लोग थे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जया शाह। तो एनसीबी ने इस 15/2020 के तहत अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाई। बुलाकर इन लोगों से पूछताछ की गई, सारी बातें हुई। इसी दौरान में मुंबई में कुछ ड्रग पेडलर्स पकड़े गए और उनके जरिए फिर बाकी नामों का खुलासा हुआ। तो जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, उन गिरफ्तारियों को 16/2020 मतलब 16/2020 के तहत एक दूसरा केस दर्ज किया गया। तो 2 केस हैं, 2 कंप्लेंट है, एक 15/2020 और दूसरा 16/2020। 15/2020 में रिया और शौविक के जैसे के लोगों के नाम हैं नामजद। 16 जब गिरफ्तारी हुई तब ये नाम सामने आए। अब 2 टीमें जांच कर रही हैं। एक दिल्ली से एनसीबी की एसआईटी टीम आती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, और दूसरी मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो टीम है वो पैरेलल जांच कर रही है। अब इसी सेक्शन या इसी कंप्लेंट के तहत 15/2020 और 16/2020 के तहत अलग अलग लोगों को सम्मन भेजकर बुलाया जा रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती 15/20 में भी हैं शिकायत में और 16/20 में भी हैं शिकायत में। वो इसलिए कि 15/20 सुशांत केस से जुड़े हुए मामले और ड्रग्स को लेकर जांच शुरू हुई। 16 में ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद जो नाम आए उनकी जांच शुरू हुई। तो अब कुछ नाम इधर गए और कुछ इधर गए, लेकिन सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन लोगों के नाम 15 में भी और 16 में भी, क्योंकि रिया ने नाम लिया कि उन्होंने इनके साथ अलग अलग वक्त पे ड्रग्स लिया। उसके बाद एक दूसरे चैट में करिश्मा के साथ दीपिका पादुकोण का चैट सामने आता है और वो पकड़ में आती हैं, तो वो 16/2020 में आती हैं। लेकिन जो मदर क्राइम है, बेस जो शुरुआत हुई थी वो 15 से थी, इसलिए दीपिका यहाँ पे भी हैं, 15 में भी हैं और 16 में भी कंप्लेंट में है। यानी उनसे मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी पूछताछ करेगी और जो दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम आई है वो भी पूछताछ करेगी। अब ये तो हो गई
टेक्निकल चीजें। अब अहम सवाल, दीपिका पादुकोण के खिलाफ केस कितना मजबूत है भी कि नहीं? गिरफ्तारी हो सकती है? रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण का केस अलग अलग कैसे है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, अभी भी जेल में है, और उनके बेल पे अब शायद 29 को सुनवाई मतलब फैसला आएगा, और अदालत ने भी उसको टाल दिया है। तो दो चीजें हैं। रिया चक्रवर्ती का जो चैट आया उसमें कई चीजें हुई, ड्रग्स खरीदने की, ड्रग्स दूसरों को पहुंचाने की, ड्रग्स खरीदने के जो पैसे के लेन देन है वो भी थे। जो दीपिका पादुकोण के चैट सामने आए, करिश्मा जो एक क्वान कंपनी की मैनेजर हैं जिनके साथ कि हैश है क्या, यहां पहुंचा दो, एक रेस्तरां की बात आती है वहां पहुंचा दो, इसमें खरीदारी की बात नहीं आ रही है, पैसे के लेन देन की बात नहीं आ रही है। तो फिर यह केस कहां जाएगा? अब यहां दो चीजें हैं, करिश्मा का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और दीपिका का खुद का अपना बयान जो एनसीबी के सामने देंगी वो इस केस का नतीजा तय करेगा। जो मैंने नारकोटिक के एक्सपर्ट से बात की उसमें एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने पेश हुई तो एनसीबी ने जब उनसे पूछा कि क्या आपने कभी ड्रग्स लिया, रिया चक्रवर्ती ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं लिया, मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। ये उनके बयान थे शुरुआत। ये उनको उनके पीआर मैनेजर और वकील ने बाकायदा सिखाकर भेजा था। अब इससे रिया को नुकसान क्या हुआ? रिया को नुकसान ये हुआ कि उसके बाद फिर आपने किसके लिए लिया ड्रग्स, कहां से लिया, तो वो कड़ियां जुड़ती गई। अब रिया को नाम बताना पड़ा, तब उनके जरिए उनको उठाया, फिर उनसे पूछताछ की, फिर उनसे जो खुलासा हुआ है वो रिया के सामने रखे, तो रिया यहां फंस गई। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती पहले ही दिन एनसीबी के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती कि जो चैट में ड्रग्स की, गांजे की बात आ रही है, हाँ मेरे लिए थी, मैंने लिया, तो रिया चक्रवर्ती को शायद जेल भी नहीं जाना पड़ता। क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन, खुद के यूज के लिए अगर ड्रग्स आप लेते हैं और आपके पास से बरामदगी नहीं होती है तो 1 साल की मैक्सिमम सजा अवेलेबल है, आपको उसी दिन जमानत मिल जाती। लेकिन रिया ने अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए एनसीबी से पहले झूठ बोला, और जब एनसीबी ने ग्रिल किया तो फिर नाम आए। उसके बाद फंसती कहां है वो? अभी तक बात खुद के यूज की थी, अब ये हुआ कि भैया आपने तो खरीदा, आपने पैसे दिए और आपने आगे भी बेच। तो उन्होंने कहा मैंने अपने लिए नहीं लिया था, मैंने फलाने के लिए लिया था, मैंने सुशांत के लिए लिया था। तो अब ये हुआ कि इसका मतलब है कि आप ड्रग को ट्रांसपोर्ट भी कर रही हैं। अब एनडीपीएस एक्ट में यहीं पे 27A लग गया। आप खुद इस्तेमाल करें कम सजा है, लेकिन आप खरीद के किसी और को आगे बढ़ाएं तो आप ट्रांसपोर्टेशन के जिम्मेदार हो गए, तो ज्यादा सजा है। और यहीं रिया चक्रवर्ती फंस गई। अगर वो खुद के बारे में ये कह देती कि मैंने ही ड्रग्स लिया, मैंने ही यूज किया है, तो शायद रिया चक्रवर्ती इतने संगीन जुर्म में अंदर ना होती। लेकिन अपनी इमेज और खुद को बचाने के लिए उन्होंने जब झूठ बोला तो उसमें ग्रिल होकर बाकी लोगों के नाम सामने आएगा और रिया चक्रवर्ती फंस गई। अब ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? यही सीन और सिचुएशन अब दीपिका पादुकोण के सामने होगा, सारा अली खान के सामने होगा और श्रद्धा कपूर के सामने होगा। लेकिन पहले बात दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण के पूरे चैट में जो करिश्मा के साथ है वो ये बातें हो रही हैं कि हैश है क्या, गांजा नहीं चाहिए। वो कहती है अच्छा मैं भिजवा रही हूं, फिर वो कहती है उस जो रेस्तरां है वहां पे वो 11:30 बजे तक आएगा। तो ये सारी चीजें पूछता जो बातचीत हो रही है उसमें दो चीजें क्लियर नहीं हो रही। एक, कौन खरीद रहा है, कौन यूज करने जा रहा है। क्योंकि है क्या, भेजवाऊं क्या, गांजा नहीं चाहिए, हैश चाहिए, ये बातचीत है। अब एनसीबी के सामने दीपिका पादुकोण को पेश होना, और शायद अभी खबर ये है कि अब वो 26 यानी सैटरडे को पेश होंगी। कल होना था, कल नहीं होंगी। अभी भी गोवा में थी, आज रात शायद मुंबई आए। तो अब यहां पर दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती का इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं कि एनसीबी पूछताछ करेगी, ये चैट होगा तो उनसे एक बेसिक सवाल पूछा जाएगा कि इस चैट में जो आप हैश की बात कर रही हैं, गांजा नहीं चाहिए हैश चाहिए, उससे भिजवा दो, ये किसके लिए है? और यही सवाल बहुत फंसाने वाला भी है और बचाने वाला भी है। वो ऐसे कि जो पीआर मैनेजर होते हैं या वकील होते हैं, वो हमेशा खासतौर पे जो वकील, उनका काम ये होता है, वकील की कोशिश होती है कि कम से कम सजा दिलाई जाए। पीआर एजेंसी का काम होता है कि कैसे सामने वाले की इमेज बचाई जाए। तो अब इमेज और सजा, कानून और पीआर एजेंसी, इन दोनों के बीच में
जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, वो फंस जाता है। अब यहां देखना यह है कि दीपिका पादुकोण अपनी इमेज बचाने की कोशिश करेंगी या फिर सजा कम कराने की कोशिश करेंगी। कैसे? अगर दीपिका पादुकोण मान लीजिए एनसीबी के सामने पूछताछ में ये कह देती कि ये मैंने बिल्कुल हशीश की बात की है, हैश की बात की है, मैंने मंगाई है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, यहां पे वो गेम फंसेगा। ऐसे फंसेगा कि फिर एनसीबी की टीम पूछेगी कि आपने जब मंगाया तो किसके लिए मंगाया। अब वो कुछ नाम लेंगी तो फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा, फिर नए नए कैरेक्टर इसमें आएंगे, फिर उनको ग्रिल किया जाएगा। उनसे हो सकता है कुछ और व्हाट्सएप चैट, कुछ और खुलासे हो जाएं, जिसमें फिर घूम फिर कर दीपिका पादुकोण फंस जाएं। ये भी हो सकता है कि फिर आपने मंगाया, उनके लिए मंगाया, तो आप भी ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, मतलब आप एक जगह से ड्रग्स उठाकर दूसरी जगह दे रही हैं, तो यहाँ पे भी संगीन धाराएं फिर आ जाएंगी, 27A तक आ सकता है। तो क्या दीपिका पादुकोण ये मानेंगे कि ये ड्रग्स वो कभी नहीं लेती थी और उन्होंने अपने लिए नहीं मंगाया, किसी और के लिए मंगाया? अगर वो ऐसा करती हैं तो PR एजेंसी की नजरों में उनकी इमेज तो बच जाएगी, साफ सुथरी निकल जाएंगी, लेकिन कानून के जानकार उनको सजा कम कराने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि जैसे ही वो किसी और का नाम लेंगी कि ये उसके लिए था, तो फिर एनसीबी उन नामों को खंगालेगी, उन्हें बुलाएगी, उनसे पूछताछ होगी। तो इससे क्या होगा कि लोग बहुत सारे आगे जुड़ते जाएंगे। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछती है कि ये ड्रग्स, ये जो आप मंगा रही थी, ये किसके लिए? कुछ देर के लिए वो अपनी इमेज को साइड में रख दें कि मेरे इकरार करने से या एक्सेप्ट करने से कि मैंने ड्रग्स लिया, जो मेरी एक इमेज है पब्लिक के बीच में, उनके चाहने वालों के बीच में, वो खराब हो जाएगी। लोगों का परसेप्शन बदल जाएगा, लोगों का नजरिया बदल जाएगा, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, बदनामी होगी। तो अगर वो इस इमेज और इस बदनामी को कुछ सेकंड के लिए भूल जाए और एनसीबी के सामने ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये जो चैट है ये सही है, मेरे और करिश्मा के बीच है, ये जो हैश मंगाया ये मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाया, अगर वो ये इकरार कर लें कि ये पर्सनल यूज के लिए है, तो फिर इसमें दीपिका पादुकोण आसानी से बच जाएंगी, बच सकती हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में, और ये मानते हुए अगर उनका पुराना रिकॉर्ड कोई ना मिले कि ये पहली बार था, वो हैबिचुअल नहीं है, तो फिर एनसीबी भी और कानून भी उनके साथ मुरव्वत करे। जैसे फरदीन खान का केस याद कीजिए, जब तय मात्रा से जरा से ज्यादा कोकीन मिली थी तो अदालत उनको जेल नहीं भेजा था, बल्कि 6 महीने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने की बात की थी। तो यहाँ पे अगर दीपिका पादुकोण अपनी इमेज को थोड़ा सा भूल जाए, चलो वैसे भी उनकी इतनी बदनामी पिछले 2-4 दिनों में तो हो चुकी है, और क्या होगा, पर वो मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया, तो दीपिका पादुकोण जेल जाने से बच जाएंगी। इसलिए बच जाएंगी कि ये उनके पर्सनल यूज के लिए था और वो एक्सेप्ट कर रही हैं। और इसके ऊपर मैक्सिमम जो है, अगर आप ऐसे प्रतिबंधित ड्रग्स लेते हैं तो उसके लिए 1 साल की सजा है। सिर्फ आप अगर अपने यूज के लिए बात हो रही है, खरीद फरोख्त या फिर आप उसका ट्रांसपोर्ट आगे ले जाना, वो नहीं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लें कि ये ड्रग्स मैंने लिया, मैंने अपने लिए मंगाया, तो दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी टल जाएगी, टल सकती है। और जो एक प्रतिबंधित ड्रग्स को लेके जो भी है वो शायद केस बन जाए, लेकिन फिलहाल वो जेल जाने से बच जाएंगी। लेकिन अगर इसके उल्टे वो इमेज को अपने बचाए रखना चाहती हैं और ये किसी और के सर पे डालने की, ये ड्रग्स किसी और के लिए है, तो फिर एनसीबी वो कौन, उस तक पीछा करते हुए पता नहीं और कितने कौन कौन तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कोई ऐसे नए सबूत और सुराग मिले कि दीपिका पादुकोण फिर फंस जाएं और उनके ऊपर भी कई संगीन धाराएं लग जाएं और शायद जेल जाना उनके लिए ज़रूरी हो जाए। तो कानून के जानकारों के मुताबिक 2 चीज़ें हैं दीपिका पादुकोण के सामने। एक, वो इमेज को साइड में रख के एक्सेप्ट करें कि उन्होंने लिया है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, कम सज़ा होगी या शायद माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास से बरामदगी तो है नहीं। और जहां उन्होंने ये कहा कि नहीं ये इसके लिए नहीं किसी और के लिए है, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगी। सारा और श्रद्धा की अब हम बात करते हैं। सारा अली खान का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है, श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है कि पावना में जो पार्टी होती थी उसमें भी थी। तो इन दोनों का अब केस कहाँ खड़ा होता है? सारा का जो ड्रग पेडलर और डीलर के साथ क्या कोई कनेक्शन एनसीबी जोड़ पाती है, ये देखना होगा। और श्रद्धा उस पार्टी में डायरेक्ट किसी पेडलर के साथ उनका संबंध है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि एनसीबी के पास
सारा और श्रद्धा कपूर को लेके कुछ ऐसे सबूत हैं जो उन दोनों को मुश्किल में डाल सकते हैं। इन दोनों के पूछताछ के बाद डिपेंड करेगा कि वो सबूत कितने कारगर हैं और तब जाकर उनका भी फ्यूचर तय होगा कि उन पे कौन सा सेक्शन लगेगा, गिरफ्तार होंगे या पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो अगले 2 दिन कम से कम, कल और परसों, क्योंकि 3 दिन का वक्त दिया एनसीबी ने, एनसीबी मुंबई, एनसीबी दिल्ली की जो एसआईटी टीम है, दीपिका पादुकोण, सारा और श्रद्धा, इन लोगों को हाजिर होने के लिए और पूछताछ करने के लिए। एक और खास बात यह है कि इन तीनों से दो एनसीबी की 2 टीमें एक साथ पूछताछ करेंगी, अलग अलग। पहले दिल्ली की एसआईटी टीम जो है एक वो पूछताछ करेगी और दूसरी जो मुंबई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की यूनिट की टीम है, जिसके समीर वानखेड़े हेड है, वो अलग पूछताछ करेंगे। और जो दिल्ली एसआईटी टीम के हेड यहाँ पर आए हुए हैं, केपीएस मल्होत्रा, डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी, वो अलग से पूछताछ करेंगे। और इस पूछताछ के बाद तय होगा कि क्या होगा। लेकिन एक चीज तय है कि इन तीनों से पूछताछ के बाद कुछ नए चेहरे, कुछ नए नाम जरूर सामने आएंगे और आपको आने वाले दिनों में, अब तक हीरोइन के नाम सुन रहे हैं, कुछ हीरो के नाम भी सुनाई देंगे और वो भी एनसीबी के रडार पे होंगे, वो भी एनसीबी के सामने पेश होंगे। तो शायद ये हफ्ता हीरोइन के नाम, अगला हफ्ता हीरो के नाम होगा एनसीबी के दरवाजे पर। वक्त कम है, कहानी में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।